हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं आनंद सिंह फिर एक बार एसएससी स्पॉटिंग और कॉमन एरर्स डे 10 यानी पार्ट 10 की सीरीज़ में आपका स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे और इस लॉकडाउन में अपनी पढ़ाई को जारी रखे होंगे और बिल्कुल जारी रखना ही चाहिए, क्योंकि इस समय आपको पता है पूरा देश सो रहा है। पूरा देश सो रहा है, सब लोग अपने कार्य को कोई नहीं करना चाहता है। इतने आलसी लोग हो गए हैं घर पे रहते रहते कि अपने काम को करना ही भूल गए हैं। तो यही एक समय है कि आप अपने पढ़ाई को जारी रखें और अपने तैयारी को बूस्ट करते रहें, क्योंकि बहुत लोगों ने ये सोच के, मैं ये देख रहा हूँ हमेशा क्वेरीज आती हैं, लोग पूछते हैं सर ये लॉकडाउन है, वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। आप इसका चक्कर छोड़िए, वैकेंसी तो आएगी ही आएगी। काम करने वाला गवर्नमेंट को कोई न कोई तो चाहिए ही चाहिए। वैकेंसी आज नहीं तो कल आएगी ही आएगी। और आपको पता है कि प्रिपरेशन कोई एक दो दिन का खेल नहीं होता है कि आप एक दो दिन तैयारी किए और आपकी प्रिपरेशन हो गई। प्रिपरेशन एक जो है कंटिन्यू एक सतत प्रक्रिया है और हमें लगातार इसमें लगना पड़ता है। तो ये छोड़ के कि वैकेंसी कब आएगी कब नहीं आएगी, ये छोड़ के आप अपने प्रिपरेशन पे लग जाइए और इतनी ज़बरदस्त तरीके से प्रिपरेशन करिए कि जो अगला एग्ज़ाम आए जिसमें आपको अपॉर्चुनिटी मिले वो जो है मिस ना हो और आप उसमें सेलेक्ट हों। तो बस आज इतना ही, और अब हम लोग समय को बर्बाद न करते हुए चलते हैं, अपने सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है इसमें करना क्या होता है, रोज़ की तरह एसएससी में आए हुए क्वेश्चन हैं। ये क्वेश्चन 4 पार्ट में डिवाइडेड है, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी एंड पार्ट डी। तो आप लोग को पता है ये, इसमें किसी एक पार्ट में एरर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। एग्जामिनर ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है, तो जिस पार्ट में एरर है वो आपका ऑप्शन होगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे पार्ट बी में एरर है, अगर पार्ट बी में एरर है तो आपका ऑप्शन होगा पार्ट बी। यदि एरर नहीं है तो पार्ट डी में है। तो यहाँ पे हम लोग एरर को ढूंढने के साथ साथ यहाँ पे ये डिस्कस करेंगे सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा है, ऐसा सेंटेंस बना है तो क्यों बना है, और जहाँ पे एरर है वहाँ पे क्या कर देंगे कि सही हो जाए। तमाम तरीके की वोकैब, अंडरस्टैंडिंग, सबको ध्यान में रखते हुए हम कार्य करेंगे। आइए हम लोग श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। ये आपके सामने है पहला क्वेश्चन नंबर 1, आवर सक्सेस और आवर फेल्योर लार्जली डिपेंड अपॉन आवर एक्शंस, नो एरर। इसको सॉल्व करें। उम्मीद है कुछ लोगों ने कर लिया होगा, कुछ लोगों ने नहीं किया होगा, कोई बात नहीं। जो लोग नहीं किए होंगे उनको भी नया मिलने, जो लोग किए होंगे उनको भी नया मिलने वाला है, और जो लोग नहीं किए हैं उनके लिए तो नया मिल ही रहा है। सो ग्रहण करिए। आइए देखते हैं इसके जो एरर में है वो इसके पार्ट बी में है। पार्ट बी में एरर है। पार्ट बी में यहाँ डिपेंड की जगह डिपेंड्स हो जाएगा। अब ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब में एक एग्रीमेंट होता है। वो होता क्या है, सब्जेक्ट कहता है वर्ब से अगर भाई मैं सिंगुलर हूँ तो आपको भी सिंगुलर होना पड़ेगा, यदि मैं प्लूरल हूँ तो आपको भी प्लूरल होना पड़ेगा। तो पहली चीज़ है कि सब्जेक्ट इसमें है क्या। सब्जेक्ट वो चीज़ होती है जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी सफलता और हमारी असफलता के बारे में कहा जा रहा है, तो नो डाउट यहाँ पे ये सब्जेक्ट हो गया। अब यहाँ पे सब्जेक्ट ये हो गया। अब यहाँ पे ये चक्कर हुआ कि आप लोगों को, बहुत लोगों को दिमाग में ये रहा हो गया आवर सक्सेस और आवर फेल्योर दो चीज़ें हैं, दो सब्जेक्ट हुआ, सब्जेक्ट तो प्लूरल हुआ नहीं, और है ओ आर। और मतलब होता है या, ठीक है। जैसे आप बोलते हो कि दो लोगों में से जब चुनना रहता है, तुम आओ या तुम आओ, बोलते हो ना, तुम मेरे पास आओ तुम आओ, मेरा काम तुम कर दो या तुम कर दो। तो उसी तरीके से हमारी सफलता या हमारी फेल्योर, कोई एक चीज़ बात कर रहा है किसी एक चीज़ की, तो यहाँ पे सब्जेक्ट आपका एक ही है। और हमेशा ध्यान रखें, सब्जेक्ट जब और के साथ कोई चीज़ें जब जुड़ती हैं, कोई सब्जेक्ट जुड़ता है, उसको हम लोग सिंगुलर ही ट्रीट करते हैं, ठीक है। तो आवर सक्सेस और आवर फेल्योर हुआ ये सिंगुलर, और सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। अब यहाँ पे वर्ब में यस या यस, आपको पता हो जब वर्ब में हम
यस या ईएस को ऐड कर देते हैं तो वो वर्ब बन जाता है सिंगुलर। इसको नोट कर लें। और वर्ब जब अपने बेस फॉर्म में होता है, मतलब बेस फॉर्म में होता है, तो वो होता है प्लूरल। डिपेंड तो इसका बेस फॉर्म है तो प्लूरल है, डिपेंड इसका बेस फॉर्म है, प्लूरल है, इसलिए आप वर्ब में डिपेंड में एस या एस ऐड कर दोगे, वो हो जाएगा सिंगुलर, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। ठीक है, ये तो हो गया ग्रामेटिकली पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बात किया। अब बात करता हूँ अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप अगर इसको समझेंगे तो आपको लगेगा सब्जेक्ट एक ही है। आइए समझते हैं। कहा गया है आवर सक्सेस, हमारी सफलता या हमारी असफलता, किसी एक की बात कर रहा है। लार्जली, व्यापक रूप से, डिपेंड्स अपॉन आवर एक्शन, हमारे एक्शन पे, हमारे क्रियाकलाप पे डिपेंड करती है। ठीक है, यहाँ पे आपका पता है ये लार्जली कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? लार्जली आपका है एडवर्ब, क्योंकि ये वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, निर्भर करता है। कैसे निर्भर करता है? व्यापक रूप से निर्भर करता है। सो ये आपका है एडवर्ब। ठीक है, तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। इट वॉज इन 2007 दैट वी फर्स्ट फ्लू टू द यूनाइटेड स्टेट, नो एरर। आइए डिस्कस करते हैं। यहाँ पे जो एरर है वो इसके पार्ट बी में है। यहाँ पे दैट की जगह पे व्हेन हो जाएगा। व्हेन मतलब होता है कब, जब। यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे टाइम शो कर रहा है, टाइम शो कर रहा है। यहाँ पे टाइम शो करने के लिए आप कंजक्शन के रूप में क्या प्रयोग करोगे? व्हेन का प्रयोग करोगे। व्हेन का प्रयोग करोगे, दैट का प्रयोग नहीं करोगे, क्योंकि व्हेन का मतलब होता है कब और जब। ठीक है, तो समय को इंडिकेट करने वाला, टाइम को इंडिकेट करने वाला ये कंजक्शन है। ठीक है, आइए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। इट वाज इन 2007, यह 2007 था जब वी फर्स्ट फ्लू, हम क्या भले पहली बार उड़ान भरे, टू द यूनाइटेड स्टेट की ओर हम जो है पहली बार उड़ान भरे, मतलब पहली बार गए। ठीक है, उम्मीद है ये भी समझ में आ गया होगा। यदि नहीं समझ में आया होगा, कमेंट बॉक्स में जाइए और मुझे लिखिए, बताइए, अपनी समस्या बताइए, फिर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, आइए थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन, द पुअर मैन पॉइजन्ड एंड हिज ऑन सन, नो एरर। आइए डिस्कस करते हैं। यहाँ पे जो इसका एरर है वो पार्ट बी में है। पार्ट बी में यहाँ पे होना चाहिए हिमसेल्फ या हिम। ठीक है, ज़्यादा बेट यहाँ पे हिमसेल्फ या हिम हो सकता है, क्योंकि पॉइजन, द पुअर मैन पॉइजन एंड हिज ऑन सन। ठीक है, किसको पॉइजन दिया? किसको पॉइजन दिया? द पुअर मैन पॉइजन, मतलब किसको जहर दिया? किसी को तो जहर दिया होगा, किसी को जहर दिया होगा। सेंस समझिए, द पुअर मैन, गरीब आदमी ने क्या किया? पॉइजन, मतलब जहर देना। किसको जहर दिया? अब जहर दिया ट्रांजिटिव वर्ब के रूप में काम कर रहा है। इसको चाहिए क्या? इसको चाहिए ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट दोगे क्या? ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं यहाँ पे, ऑब्जेक्ट दोगे क्या? आपको पता होना चाहिए, जब कोई ट्रांजिटिव वर्ब को ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ती है तो उसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। अगर आगे देखना है तो यहाँ पे ऑन का ही मतलब है खुद को, अपने पुत्र को, अपने स्वयं के पुत्र को, इसका मतलब हुआ हिज, अपने खुद के पुत्र को। इसका मतलब वो गरीब आदमी जो है खुद को जो है जहर दिया। तो खुद के अर्थ में, स्वयं के अर्थ में हम प्रयोग करते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का। जैसे यहाँ पे हिम सेल्फ कैसे हुआ या हिम कैसे हुआ? ये पुअर मैन एज ए ही को ट्रीट करिए। ही कोई व्यक्ति है, मैन लगा हुआ है तो ही हुआ। ही का रिफ्लेक्सिव क्या होता है? हिम सेल्फ। इसलिए यहाँ पे हिम सेल्फ दोगे वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, यहाँ पे एज ए या ऑब्जेक्ट काम कर रहा है, तो इसको पढ़ोगे आप, द पुअर मैन पॉइजन्ड हिमसेल्फ एंड हिज ऑन सन। कहने का मतलब हो गया गरीब आदमी ने खुद को, स्वयं को जहर दिया और अपने खुद के पुत्र को भी जहर दिया। मतलब अपने और अपने खुद के पुत्र को क्या किया? जहर दिया गरीब आदमी ने। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। आइए चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन है
दिस स्टाम्प इज ओनली वन ऑफ द डिज़ाइंस एवर प्रिंटेड। नो एरर। इसको सॉल्व करें। ठीक है, आइए डिस्कस करते हैं। यहाँ पे जो एरर है, यहाँ पे द का यूज़ होगा। इसको दो तरीके से समझिए, एक ग्रामेटिकली पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए और एक अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इसके सेंस के हिसाब से समझिए। ठीक है, तो अब समझिए यहाँ पे ग्रामेटिकली पॉइंट ऑफ व्यू से, जब आपको सेंटेंस में ओनली का प्रयोग हो, ओनली का प्रयोग हो और वन ऑफ हो, तो उसके पहले आप जो है द का प्रयोग करोगे। द ओनली वन ऑफ, द ओनली वन ऑफ का यूज़ करोगे, द ओनली वन ऑफ का यूज़ करोगे, द ओनली वन ऑफ द का यूज़ करोगे। एक बार मेरे साथ बोलिए, द ओनली वन ऑफ द ओनली वन ऑफ द। ठीक है, उसके बाद जैसे पता होगा आप लोग को, मेरी पीछे वीडियो पड़ी हुई है, आप लोग जाके देख लीजिए, समझिए। मैं इसको डिस्कस कर चुका हूँ, बता चुका हूँ कि इसके बाद जो नाउन आता है वो होता है प्लूरल। तो यहाँ पे तो भाई प्लूरल है ही, डिजाइंस है, तो ये आपका प्लूरल हुआ। क्लियर? वन ऑफ द नाउन हो गया आपका प्लूरल, द ओनली वन ऑफ द होगा, ओनली के साथ द का यूज़ होगा। ठीक है, ये हो गया आपका ग्रामेटिकली कॉन्सेप्ट, जो रट लीजिए आप। अब इसके सेंस को समझिए। सेंस कह रहा है, दिस स्टाम्प इज़ द ओनली वन ऑफ द डिज़ाइंस एवर प्रिंटेड। मतलब अभी तक जो डिज़ाइंस प्रिंट किए गए हैं उसमें से यह स्टाम्प जो क्या है, वन ऑफ द, अकेला है। दिस स्टाम्प द ओनली वन ऑफ द डिजाइंस, मतलब अभी तक जो डिजाइन जो प्रिंट किए गए हैं उसमें से यह स्टाम्प क्या है, अकेला है। मतलब क्या है, बहुत ही अच्छा है, मतलब ऐसा नहीं किया गया है, अलग, उसकी क्वालिटी अलग है। तो अब यहाँ पे अलग क्वालिटी के लिए आपको पता होगा द का यूज लिए होता है, उस स्टाम्प को स्पेशल बना दिया गया है, उस स्टाम्प को, उस अकेले स्टाम्प को विशेष बना दिया गया है, उस अकेले स्टाम्प को डेफिनिट बना दिया गया है। इसलिए हम डेफिनिट आर्टिकल द का यूज़ करेंगे, इसीलिए यहाँ पे द का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। आइए फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ, फिफ्थ क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, माई फादर गेव मी अ पेयर ऑफ बाइनोकुलर ऑन माई बर्थडे। बाइनोकुलर्स का मतलब होता है दूरबीन, इसका मतलब होता है दूरबीन। बाइनोकुलर का मतलब होता है दूरबीन। ठीक है, माई फादर गेव मी अ पेयर ऑफ बाइनोकुलर ऑन माई बर्थडे। नो एरर। ठीक है, आइए डिस्कस करते हैं। इसका जो एरर है वो इसके पार्ट बी में है। पार्ट बी में ये जो है बाइनोकुलर्स का बाइनोकुलर्स हो जाएगा, LARS। ऐसा क्यों? ऐसा कुछ इंस्ट्रूमेंट ऐसे हैं जिनके पेयर होते हैं, मतलब दो पार्ट होते हैं, जिनके दो पार्ट होते हैं। ये ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं जो हमेशा प्लूरल में होते हैं, इनका सिंगुलर नहीं बनता है, और एग्जामिनर क्या करता है, आपको इसका सिंगुलर बना के आपको दे देगा एग्ज़ाम में। ठीक है, ये किसी भी कंडीशन में सिंगुलर यूज़ नहीं होंगे, जब भी यूज़ होंगे बाइनोकुलर से ही यूज़ होंगे। ठीक है, तो बाइनोकुलर नहीं होता है। ठीक है, जैसे इसके दो पार्ट होते हैं, आप देखते हो इसके दो पार्ट होते हैं। जैसे सीजर्स, कैंची को आप देखोगे इसमें दो पार्ट होते हैं। ठीक है, जैसे गोगल्स आप देखोगे, चश्मा जो होता है, धूप का चश्मा, स्पेक्टेकल्स होता है, उसमें दो डंडी होती हैं। तो इस तरीके से ऐसे औजार जिनके दो पार्ट होते हैं, जिनको अलग नहीं किया जा सकता है, जो एक दूसरे से बहुत ही क्लोजली जुड़े हुए होते हैं। यदि एक पार्ट को आप हटा दोगे, दूसरा पार्ट उसका बेकार हो जाएगा। इस तरीके का कोई संबंध हो ऐसे औजार में, इनके दो पार्ट होते हैं, तो इन्हें हमेशा प्लूरल में हम ट्रीट करते हैं। जैसे हम कुछ नाउन्स को लिख दे रहे हैं, आप उनको नोट कर लीजिए। जैसे मैं यहीं पे नोट कर दे रहा हूँ, आप इसको लिख लो।
एसेट्रा। सीजर्स भी, सीजर्स, सीजर्स। जैसे यहाँ पे देखिए, बैनोकुलर्स, गोगल्स, स्पेक्टिकल्स, सीजर्स, टोंग्स, पिंसर्स, कंपासेस एक्सेट्रा। ठीक है, ये आपके ऐसे वर्ड हैं, हमेशा ये किस में होते हैं, प्लूरल में यूज़ होते हैं। ठीक है, आइए फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट, इसको बड़ा ध्यान से, बहुत ही केयरफुल इसको समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन 6, कालिदास इज अ शेक्सपियर ऑफ इंडिया, नो एरर। अब मैं इतना तो जानता हूँ कि यहाँ पे सब लोग जिनको थोड़ी सी ग्रामर, मतलब ग्रामर क्या, जिनके जो रोज़ रीडिंग कर रहे होंगे, उनको लगेगा कि यहाँ पे कुछ ऑड है, तो यहाँ पे वो लोग पार्ट बी एरर सही कर देंगे। और बिल्कुल यहाँ पे पार्ट बी ही सही है, एरर यहीं पे है। लेकिन एरर क्यों है, पर टेक्निकल कॉन्सेप्ट है इसमें, इसको आप लोग नोट कीजिए। पहली चीज़, यहाँ पे क्या अ लगेगा, नहीं, अ नहीं लगेगा, यहाँ पे लगेगा द। अब जैसे मैंने द लिखा, यहाँ पे एक प्रॉब्लम सामने आ गई। क्या किसी नाम के पहले ए अन द आपने कहीं देखा है? यहाँ पे अगर होता तो आपने द कालिदास क्यों नहीं लिखा, द शेक्सपियर क्यों लिखा? द कालिदास भी लिख सकते थे, अ कालिदास भी लिख सकते थे। ठीक है, उसी तरीके से आप द शेक्सपियर क्यों लिखा? या कभी आपने सुना है ऐसा, कहीं सेंटेंस में देखा है द सोनू द अरविंद, या अ सोनू या अरविंद, इस टाइप का देखा है प्रॉपर नाउन के साथ? ठीक है, खासकर पर्सन्स के साथ आप आर्टिकल का यूज़ नहीं देखोगे, बट यहाँ पे द का प्रयोग होने से कुछ अजीब लगता है आपको। ठीक है, तो इसको समझने का प्रयास करें। जब प्रॉपर नाउन से पहले, कॉन्सेप्ट को नोट करिए, जब प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल द का प्रयोग कर देते हैं तो वो प्रॉपर नाउन न रह के वो कॉमन नाउन में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। क्या बन जाता है, कॉमन नाउन बन जाता है। अब इस शेक्सपियर को मत समझिए आप, द शेक्सपियर को लीजिए। द शेक्सपियर एज ए कॉमन नाउन की भांति कार्य कर रहा है। अब इसको आइए समझने का हम प्रयास करें। ठीक है, अब कहा गया है कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास क्या हैं? कालिदास क्या हैं? शेक्सपियर हैं। किसके? इंडिया के शेक्सपियर हैं। मतलब इसका कहने का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये जो शेक्सपियर हैं, पहली चीज़ दो तरीके समझिए। शेक्सपियर जो भी थे नाटककार थे, ठीक है, शेक्सपियर जो थे नाटककार थे। शेक्सपियर नाटककार थे, ठीक है। ये नाटककारों की एक हो गई कैटेगरी। अब उसमें शेक्सपियर सबसे महान थे। नाटककारों कैटेगरी में क्या थे? शेक्सपियर सबसे महान थे। अब सबसे महान शेक्सपियर हुए और उसी तरीके से इनकी तुलना कर दी गई कालिदास से। अब जो बात कालिदास का मतलब ये हो गया, अब ये हो गए कालिदास, अब ये हो गए कालिदास। इसमें कालिदास की कैटेगरी, संजय मार्कर एक दिखिएगा तो मार्कर, अब यहाँ पे कालिदास जो हैं, कालिदास ये हो गए, ठीक है। जैसे ये कैटेगरी जैसे आप देख रहे हो, जैसे ये कैटेगरी आप देख रहे हो किसकी? ये कैटेगरी आप देख रहे हो, ये विश्व के क्या हैं? विश्व के जो नाटककार हैं, ड्रामेटिस्ट हैं, उनकी कैटेगरी है एक। जैसे शेक्सपियर, अब शेक्सपियर क्या है उसमें वर्ड में क्या है? सबसे बड़े क्या हैं? ड्रामेटिस्ट हैं, नाटककार हैं। ये समझिए। अब उनकी तुलना किससे कर दी गई? शेक्सपियर से, सॉरी कालिदास से तुलना कर दी गई। कालिदास की तुलना इनसे कर दी गई। इसका मतलब क्या हुआ कि शेक्सपियर जो है कालिदास से क्या थे? शेक्सपियर कहने का मतलब ये हो गया, शेक्सपियर कालिदास से बड़े नाटककार थे। ये पूरे आप देखोगे वर्ल्ड लेवल की बात कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे इंडिया के ड्रामेटिस्ट की बात करिए, नाटककारों की बात करेंगे, उसमें कालिदास क्या हैं? सबसे ग्रेट हैं। तो मतलब क्या हुआ, एक नाटककारों की कैटेगरी, एक ड्रामेटिस्ट की कैटेगरी को द शेक्सपियर शो करता है। मतलब कंपेयर कर दिया गया है कि इंडिया के ड्रामेटिस्टों में, नाटककारों में कालिदास क्या हैं? बहुत ही महान हैं। समझ में आ गया? तो ये हो गया कॉमन नाउन, ठीक है। आइए सेवेंथ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द टीचर एज वेल एज हिज स्टूडेंट्स ऑल लेफ्ट फॉर द ट्रिप।
द टीचर एज वेल एज हिज स्टूडेंट्स आर लेट फॉर द ट्रिप। इसको सॉल्व करने का प्रयास करें। ठीक है, आइए डिस्कस करते हैं। यहाँ पे जो एरर है वो इसके पार्ट ए में है, यहाँ पे हो जाएगा एंड। पहली चीज है यहाँ पे देखिए ऑल लगा हुआ है, ऑल शो कर रहा है एंड को। क्यों? क्योंकि द टीचर और उसके विद्यार्थियों सब लोग कहाँ के लिए रवाना हो गए? ट्रिप के लिए रवाना हुए। मतलब टीचर और स्टूडेंट, टीचर अध्यापक और उनके विद्यार्थी क्या हो गए? सभी लोग ऑल लेफ्ट, मतलब सभी लोग किसके लिए रवाना हुए? ट्रिप के लिए रवाना हुए। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे ऑल लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पे एंड का यूज होगा। और एज वेल एज का मतलब क्या होता है? क्या? के अलावा, के अलावे। ठीक है, तो टीचर के अलावा है ये स्टूडेंट, सेंस नहीं है, इसलिए आप टीचर के साथ एंड, जो कि यहाँ पे ऑल लगा हुआ है, यहाँ पे एंड दे दोगे, सेंटेंस सही हो जाएगा। ठीक है, आइए 8th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 8th क्वेश्चन आपका है मोर यू थिंक ऑफ इट द वर्स इट बिकम्स। नो एरर। इसको सॉल्व करने का प्रयास करें। बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इंपॉर्टेंट तो सब कुछ है। यहाँ पे कथा सुनने के लिए मत बैठिए, आप पेपर पेन, जैसा कि मैंने कहा है, पेपर पेन लेके इसको नोट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए डिस्कस करते हैं। बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट। इसकी पूरी कहानी मैं लिख दे रहा हूँ, पूरी कथा मैं यहाँ पे पूरी कथा लिख दे रहा हूँ, इसको समझने का प्रयास करें। यहाँ पे जो स्ट्रक्चर होता है द मच, मैनी, मोर, मोस्ट, यहाँ पे बैड, इल का वर्स, वर्स्ट। अब देखिए कहानी समझिए। ये जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है क्या? द कंपैरेटिव डिग्री सब्जेक्ट वर्ब, फिर कॉमा द कंपैरेटिव सब्जेक्ट या वर्ब। ये जो है समान रूप से क्या होता है? समान रूप से प्रोग्रेशन या डिग्रेशन, मतलब वृद्धि या पतन को दिखाने के लिए होता है, एकदम पैरेलल, एकदम समान रूप से। ठीक है, समझ में आया मैंने क्या कहा? एक बार फिर सुनिए। मैं कह रहा हूँ समान रूप से जो ये स्ट्रक्चर होता है द कंपैरेटिव डिग्री सब्जेक्ट वर्ब कॉमा द कंपैरेटिव डिग्री सब्जेक्ट वर्ब, ये समान रूप से प्रोग्रेशन मतलब वृद्धि और डिग्रेशन मतलब पतन, समान रूप से पतन और वृद्धि को दिखाने के लिए ये स्ट्रक्चर यूज होता है। ठीक है, तो जितना ऊपर जाओगे उतना ठंडा होगा। इस सेंटेंस में इस तरीके के सेंटेंस, जैसे एग्जाम्पल को समझिए, कहा गया है मोर यू थिंक ऑफ इट, मतलब तुम जितना इसके बारे में सोचते हो, जितना तुम इसके बारे में सोचते हो, द वर्स इट बिकम्स, ये उतना खराब होता जाता है। जितना सोचते हो उतना खराब होता जाता है। मतलब क्या है? पैरेलल है कि नहीं? जो पैरेलल है, डिग्रेशन या प्रोग्रेशन क्या है? पैरेलल है, इसलिए स्ट्रक्चर यूज होगा। अब स्ट्रक्चर को समझिए। क्या ये सेंटेंस जो है इस स्ट्रक्चर पे बना हुआ है? आइए इसकी पड़ताल करें, इसको देखें। पहली चीज है
मोर मैंने लिखा है, यहाँ पे मोर। पहले चीज़ देखिए द, यहाँ पे द मिला नहीं मिला, तो सीधा सीधा बात है, यहाँ पे आप क्या करो, द कर दो। पहले इसके जो पार्ट एम एरर है यहाँ पे आप द कर दो। ये आपने द कर दिया, यहाँ पे द किया, ये देखिए यहाँ पे आया द। अब कंपैरेटिव डिग्री मोर, मोर ये देखिए कंपैरेटिव डिग्री, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, 3 डिग्री यहाँ मैंने लिखा हुआ है। ये हो गई पॉजिटिव डिग्री, ये होती कंपैरेटिव डिग्री, ये होती सुपरलेटिव डिग्री, ये हो गया कंपैरेटिव डिग्री। ठीक है, अब समझिए, तो यहाँ पे मोर क्या हो गया, कंपैरेटिव डिग्री आया है, बिल्कुल सही है, ये और ये दोनों सही हो गया। अब सब्जेक्ट एज ए यू आ गया, वर्ब थिंक आपका ये भी सही हो गया। ठीक है, ऑफ इट जो भी हो, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट हो गया। उसके बाद आप कॉमा देखिए, कॉमा के बाद जो दूसरा क्लाउज है उसका आप स्ट्रक्चर देख लीजिए। दूसरा स्ट्रक्चर देखने पे क्या समझ में आता है, फिर देखिए यहाँ पे द, ये हो गया कंपैरेटिव डिग्री। ये देखिए आप वर्स, बैड और इल का कंपैरेटिव डिग्री वर्स होता है, यह आपका वर्स हो गया। क्लियर, इट एज ए सब्जेक्ट ट्रीट हो रहा है और वर्ब आपका क्या हो गया, बिकम्स हो गया। ठीक है, तो बिल्कुल इसका मतलब वहाँ पे आप द कर दोगे, सेंटेंस सही हो गया। ठीक है, इस स्ट्रक्चर को आप लोग नोट कर लेना। तो बस आज इतना ही। अब मेरा चूँकि ये जो है स्पॉटिंग और कॉमन एरर्स, एक मैं आपको मैसेज देना चाहता हूँ, और क्वेरीज़ भी काफ़ी आ रही हैं, कमेंट भी आए हुए हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कुछ आप लोग का भी ध्यान रखा जाए, आप लोग की बातों को भी ध्यान में रखा जाए और उस तरीके से अपने श्रृंखला को बढ़ाएं। प्लान तो मेरा ये था कि पहले मैं जो हूँ कम से कम 100 वीडियो, जिस पे पार्ट 100 तक मैं इस पे जो हूँ कम से कम स्पॉटिंग कॉमन एरर्स दूँ, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि इसको सेक्शन वाइज बांट के 10 पार्ट जो है स्पॉटिंग कॉमन एरर्स के, 10 पार्ट कंप्रीहेंशन के, 10 पार्ट आपका पैसेज के, क्लोज टेस्ट के, ऐसी इस तरीके से फिर पेपर सॉल्व के, इस तरीके से जो सेक्शन वोकैब के जो सेक्शन आपके इंग्लिश में हैं उनको अलग अलग जो है कैटेगराइज करके मैं इनको आपके सामने प्रेजेंट करूं, उनको दूं मैं। तो बस अब वही करूंगा, चूँकि अब 10 पार्ट हो चुके हैं इसके, तो नेक्स्ट पार्ट उम्मीद है कि मैं अब देखिए कोई सेक्शन कंप्रीहेंशन या क्लोज टेस्ट या PQRS पैरा जंबल, किसी इसमें से किसी एक सेक्शन से मैं 10 पार्ट फिर उठाऊँगा, उसके बाद धीरे धीरे ये चलता रहेगा। वीडियो तो नहीं रुकेंगे, वीडियो कुछ न कुछ आएंगी, आप लगे रहिए, देखते रहिए और कॉन्सेप्ट को नोट करते रहिए। ठीक है, फिर कल मिलते हैं। थैंक यू।